नमस्कार, बीच बहस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगेंद्र सिंह देवल। वैश्विक महामारी कोरोना ने जहां एक ओर समस्त विश्व की अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य तंत्र को झकझोर के रख दिया है, वहीं दूसरी ओर भारत जैसे एक बड़े विकासशील देश के सामने, जिसकी एक बहुत बड़ी आबादी गरीबी में अपना जीवन यापन करती है, उन लोगों का रोजगार भी छीन लिया है। उनके सामने रोजगार की समस्याएं खड़ी करती है। रोजगार की इसी चिंता को दूर करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर होने का समस्त देशवासियों से आह्वान किया है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की इन्हीं जरूरतों, इन्हीं रणनीति और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही जी। विजय जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत। आइए आत्मनिर्भर भारत की समस्त गतिविधियों और आगे की रणनीतियों पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विजय जी, आत्मनिर्भर भारत अभियान की पृष्ठभूमि स्वच्छ भारत अभियान की तरह ही बहुत ही सहज है, लेकिन इस सहज प्रोग्राम को आते आते, बड़े स्तर पर आते आते इतना वक्त कैसे लग गया? देखिए, आपने पृष्ठभूमि की बात की तो मैं आपको बता दूं कि 1952 में पंडित नेहरू ने जो भाषण दिया था उसमें भी उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी जी। 1971 या 72 में इंदिरा गांधी ने भी यही बात कही। 1978 में मोरारजी देसाई ने भी ये बात कही जी। वाजपेयी जी ने भी यही बात, जब 1999 से लेकर 2004 के बीच में उनका कार्यकाल रहा, तो यही बात आत्मनिर्भर भारत की कही थी जी। तो इसमें बड़ा सवाल उठता है कि फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत जी और इन पुराने जो दूसरे प्रधानमंत्री रहे उनके आत्मनिर्भर भारत में क्या फर्क है जी। इसमें एक बुनियादी फर्क ये है कि आज वैश्विक जो दुनिया है, ग्लोबल दुनिया है, उसमें हम अपने दम पर हर चीज पैदा नहीं कर सकते जी। ये आपको मानना पड़ेगा जी बिल्कुल। जैसे 80-85% खनिज तेल का हम आयात करते हैं, ऐसा नहीं होगा। आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह है प्रधानमंत्री का कि तेल मंगाना बंद कर दो। उन्होंने एक बड़ी बात कही थी लाल किले पर के प्राचीर से अपने भाषण में कि 21-22 साल का लड़का होता है तो घर वाले कहते हैं कि भाई अब 21-22 साल का हो गया, अब तो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो आत्मनिर्भर भारत से भी उनका कंसेप्ट यही है कि भारत अपने पैरों पर खड़ा हो, यानी भारत को किसी चीज के लिए मोहताज नहीं रहना पड़े, भारत को किसी चीज के लिए किसी दूसरे देश के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़े, भारत को किसी दूसरे देश के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े जी। आप अपने दम पे लो, खुद पैदा करो, या अपने दम पर लो, अपनी हिम्मत, अपनी शक्ति के आधार पर लो। और इसमें एफडीआई को भी अलाउ कर रहे हैं, दूसरी चीजें भी अलाउ कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट एक बड़ा कंसेप्ट है जिसमें एक तरह से हम कह सकते हैं आत्मगौरव की भी भावना है, आत्मसम्मान की भावना है, और उसके साथ साथ जो बीजेपी आमतौर पर राष्ट्रवाद की बात करती है, तो कहीं ना कहीं वो राष्ट्रवाद भी इसमें शामिल है जी। विजय जी, पिछले 2-3 महीनों में हमने देखा कि भारत के चीन के साथ जो संबंध हैं उनमें थोड़ा बहुत कटुता आई है। हालांकि संबंध पहले से भी इतने कोई बेहतर नहीं थे, लेकिन फिर भी पिछले 2-3 महीनों में जैसा देखा गया है कि चीन के साथ संबंध भारत के अच्छे नहीं रहे। तो क्या ये चीन के साथ संबंधों को जो खराब हुए हैं उसके बाद में आत्मनिर्भर भारत की सोच विकसित हुई है, या ये सोच पहले से थी जो अब खुल के सामने आई है? देखिए योगेंद्र जी, मुझे लगता है कि किसी भी योजना के लिए एक ट्रिगर पॉइंट होता है, किसी भी चीज के लिए जी। और प्रधानमंत्री इस बात को सबसे ज्यादा बेहतर ढंग से समझते हैं कि वो ट्रिगर पॉइंट का कैसे पॉलिटिकली भी फायदा उठाना है। तो ये जो चीन का मसला आया, इससे ट्रिगर पॉइंट का काम किया और इससे आत्मनिर्भर भारत की एक नई सोच पूरे देश भर में फैलाने की कोशिश हुई। कोरोना का भी इसमें अपना एक रोल है, जिसमें चीन के साथ लद्दाख में जो हुआ, उसके बाद जैसे वोकल फॉर लोकल की बात प्रधानमंत्री ने कही, बिना नाम लिए चीनी सामान के बहिष्कार की बात हुई, स्वदेशी जागरण मंच ने यह मामला उठाया, दूसरे संगठनों ने यह मामला उठाया, व्यापारियों ने अपने आगे बढ़कर यह मामला उठाया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक चीन के साथ जो संबंध खराब हुए उसका भारत अपने हित में कैसे व्यापारिक अपने हित में इस्तेमाल करे, एक, और दूसरा चीन से कुछ कंपनियां जो निकल सकती हैं, जो पिछली बार भी पिछले 2 साल में करीब 58-59 कंपनियां निकली, जिसमें से 30-35 ताइवान चली गई थी, दूसरे देशों में चली गई थी, इंडिया में सिर्फ 3 कंपनियां या 4 कंपनियां आई थी। तो इन कंपनियों की संख्या बढ़े, इसके लिए पहले से माहौल इंडिया बनाए,
जी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ये काम किया कि बाहर से चीन की कोई कंपनी आएगी तो उसके लिए हम स्वागत करेंगे। लेबर लॉ में भी सुधार किए, 5 साल के लिए कुछ चीज़ें स्थगित कर दी कि यूनियनबाजी नहीं हो सकती, इतने कर्मचारियों को निकालने पर आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उनकी जो बेसिक तनख्वाह है उसको छोड़कर दूसरी मुद्दों को लेकर लचीला रुख उन सरकारों ने अपनाया। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इसका फ़ायदा आत्मनिर्भर भारत के अपने अभियान को आगे चलाने के लिए और जनता के बीच तक पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। जी विजय जी, जैसे आपने अभी बात की कि एक ट्रिगर पॉइंट की ज़रूरत होती है, वो ट्रिगर पॉइंट मिला, तो बात आपने जहां छोड़ी थी मैं वहीं से शुरू करता हूं कि कोरोना का जो संकट आया है, कोरोना के टाइम में भारत में बहुत बड़ा एक वर्ग है जिसकी नौकरियां चली गई है, बेरोजगार हो गया है। तो क्या आत्मनिर्भर भारत अभियान इस गैप को भरने का काम कर पाएगा, उनको सपोर्ट दे पाएगा? मुश्किल सवाल है। मुझे नहीं लगता कि सपोर्ट तो, गैप तो नहीं भर पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक आश्वस्ति देगा कि अगर नौकरियां जा रही हैं जी, अगर बेरोजगारी की स्थिति बढ़ रही है, अगर अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, तो उसका एक तोड़ जी भारतीय प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत में देख रहे हैं। कोरोना का तोड़ मैं कह सकता हूं आत्मनिर्भर भारत में देख मैं रोकना चाहूंगा आपको यहाँ, मैं पूछना चाहूंगा कि आत्मनिर्भर भारत से जो भारत में उत्पाद बनेंगे, जो भारत में नए निर्माण होंगे, उससे क्या यहाँ पे रोजगार जनरेट नहीं होंगे? हाँ, लेकिन वो एक सिलसिला लंबा होता है। जैसे कि FDI है, विदेशी पूंजी निवेश है, वो भारत में बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि 18% की अभूतपूर्व वृद्धि पिछले साल के मुकाबले हुई है। दूसरा, भारत ईज ऑफ बिजनेस, डूइंग बिजनेस भारत में बढ़ा है। 100 से नीचे भारत का नंबर आया है, पहले 120, 130, 140 तक हुआ करता था। भ्रष्टाचार है, दूसरे पैरामीटर्स हैं, उसमें भी कुछ कमी आई है, जिससे दूसरे देश के उद्योगपति भारत में अपना कारोबार जमा सकें। मेड फॉर इंडिया की बात, मेड इन इंडिया की बात होती थी, मेक इन इंडिया की बात करने लगे। अब प्रधानमंत्री मेक फॉर द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की, अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिन्होंने कहा है कि वो अगले साल से भारत में ही असेंबलिंग का काम शुरू करेंगे। तो इसका असर थोड़ा धीरे धीरे होता है। हाँ, अगर आप सड़क बनाना का काम तेजी लाओ, आप मकान का जो क्षेत्र है उसमें रियल्टी सेक्टर में अगर विस्तार हो, तो उसमें तात्कालिक नौकरियां मिलती हैं। इसमें थोड़ा वक्त लगता है। और आज जैसे आज लेटेस्ट मैं आपको बताऊं कि अभी मोदी सरकार ने आज ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि सभी तरह की सरकारी नौकरियों के लिए एक ही परीक्षा होगी। तो मुझे लगता है कि वो भी, हालांकि सरकारी नौकरियां लगातार कम होती जा रही हैं, लेकिन जितनी भी हैं मुझे लगता है वो भी एक इस दिशा में एक कदम हो सकता है। जी विजय जी, आत्मनिर्भर भारत अभियान में 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की जो घोषणा की गई है, सरकार ने उसमें कहा है कि ज़्यादातर ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अब से भारत में बनेंगी, भारत उन चीज़ों में आत्मनिर्भर बनेगा। तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें ये संभावनाएं नज़र आती हैं कि उनमें भारत आत्मनिर्भर बने, उनमें ज़्यादा काम हो सकेगा? देखिए, प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से वोकल फॉर लोकल की बात कही और वोकल फॉर लोकल को ग्लोबल बनाने की भी बात कही जी। तो उसी से पता लगता है कि स्थानीय उत्पाद हैं, स्थानीय उत्पाद का इस्तेमाल लोग करें, स्थानीय उत्पाद का प्रचार लोग करें जी, और उसका विस्तार करें। तो कुल मिलाकर ये कहानी ज़्यादा नज़र आती है। वैसे 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो कोरोना को लेकर ज़्यादा था, और उसमें से कुछ गांव के लिए, कुछ MSME के लिए, कुछ रेहड़ी जो पटरी पे मजदूर बैठते हैं उनके लिए, सब वर्गों के लिए था। लेकिन मोटे तौर पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था की हालत बिल्कुल पतली हो गई थी, उस अर्थव्यवस्था को थोड़ा बूस्ट, एक इंजेक्शन देना पड़ता है हमें। जैसे कोई चीज़ ICU में चली जाए तो ऑक्सीजन देना पड़ता है, वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है। तो ये वाली चीज़ें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बूस्ट करने की कोशिश कर रहे थे प्रधानमंत्री। और दूसरी बात, अभी आप जो बात कर रहे थे कि किन किन चीज़ों में भारत आत्मनिर्भर, तो प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि हम PPE किट नहीं बनाते थे, हम वेंटिलेटर नहीं बनाते थे, हम मास्क नहीं, N95 मास्क नहीं बनाते थे। स्पेशली उन्होंने N95 मास्क का नाम लिया। ये हम कोरोना काल में बनाने लगे, मजबूरी थी, क्योंकि और धंधा चल नहीं रहा था, ये मजबूरी थी। लेकिन मजबूरी का फायदा अगर आपका पेट भरने के लिए होता है, मजबूरी का फायदा अगर आपकी अर्थव्यवस्था को मिलता है, तो इस मजबूरी से बेहतर मजबूरी और क्या हो सकती है जी। इसमें उन्होंने संभावनाएं तलाशी हैं। हाँ,
हम पीपीई किट, भाई लुधियाना में और दूसरी जगह होजरी का जो सामान बनाते थे वो पीपीई किट बनाने लग गए। जयपुर में मैं एक दो लोगों को जानता हूं जो दूसरा काम करते थे, वो शील्ड वाला वो बनाने लग गए, मास्क बनाने लग गए। जो गारमेंट्स का काम करते थे वो मास्क बनाने लग गए। महिलाएं जो सेल्फ सहायता जो ग्रुप में आती हैं, हाँ, वो महिलाएं बनाने लगी, आदिवासी महिलाएं मास्क बनाने लगी। तो अपने आप में ये चीजें हैं कि आप अगर वो नहीं बनाएंगे तो आपको बाहर से लेना पड़ेगा, वेंटिलेटर बाहर से मंगाना पड़ेगा, और वो महंगा पड़ेगा। इससे अच्छा हिंदुस्तान में बन रहा है, पीपीई किट हिंदुस्तान में बन रहे हैं, हम बाहर भी दे रहे हैं जी, भेज भी रहे हैं दूसरे देशों को जी। विजय जी, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 3 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 4.25 लाख करोड़ रुपए के कृषि लोन दिए जाएंगे। ये जो रकम है, ये जो राशि है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, ये किस तरह से ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको सशक्त करने में भूमिका निभाएगी? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की जो आय है दुगनी कर दी जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो उस सिलसिले में एक कदम है जी। और मुझे लगता है कि 3 लाख करोड़, आपने अभी जो बात की किसानों को ऋण देने की, 1 लाख करोड़ के पैकेज की बात प्रधानमंत्री ने खुद कही। वो हालांकि 5 साल में है, लेकिन फिर भी 1 लाख करोड़ का पैकेज है। 6-6 हज़ार रुपये की जो किस्त दी जा रही है, उसमें पहले 5 हेक्टेयर से नीचे वाले किसान शामिल नहीं थे, अब सबको शामिल कर लिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। ये तमाम योजनाएं हैं जो किसानों की आय को दुगना करने की स्थिति के लिए है, और दूसरा आत्मनिर्भर वो बन सकें, कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़े हो सकें। औसत किसान की आय आज भी 9,000, सिर्फ 9,000 रुपये महीना है, जिसमें से 3,000 वो कृषि से कमाता है, सिर्फ 3,000 कृषि से कमाता है, बाकी 3,000 वो मजदूरी करके कमाता है, चाहे मनरेगा में हो चाहे कहीं और हो, और 3,000 वो दूध का उत्पादन, मुर्गी पालन या कुछ और काम से करता है। तो इतनी ऐसी स्थिति में जब किसान रह रहा है तो उसको सरकार की तरफ से बढ़ावा देने की कोशिश है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कोरोना में भारत को अगर बचाया है किसी ने अर्थव्यवस्था के मामले में, तो वो किसानों ने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने बचाया है जी। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए जी। विजय जी, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक नए लेबर कोड लाने की जो बात कही जा रही है इस अभियान के तहत, तो ये जो लेबर कोड है ये श्रमिकों से संबंधित जो जितने भी कानून हैं उनमें किस तरह से सहायता कर पाएगा? क्या श्रमिकों की जो स्थिति है उनमें बदलाव आएगा? उनमें क्या पॉजिटिव कोई सुधार नज़र देखते हैं आप? देखिए, इसमें 4 बड़े कानून हैं जी, जो संसद में अलग अलग जगह अटके हुए हैं। कोई लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में अटक गया, कोई राज्यसभा की जो प्रवर समिति है उसमें अटका हुआ है, कोई लोकसभा की कमेटी है उसमें अटका हुआ है। तो ये 4 बड़े लेबर लॉ हैं वो जो अभी तक लागू नहीं हो पाए। और इंडिया में अगर आर्थिक रिफॉर्म्स करने हैं तो ये लेबर लॉ लागू करना आज की तारीख में बेहद ज़रूरी हो गया है। जैसे राजस्थान सरकार ने ही, जो कांग्रेस की सरकार है, जो बीजेपी का विरोध करती रही है, लेकिन जब लेबर लॉ में लचीलेपन की बात आई तो अशोक गहलोत सरकार ने भी एक कानून में परिवर्तन किया था जिसमें मजदूरी के घंटे बढ़ाए गए थे, 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटे किए गए थे। जैसे ये मध्य प्रदेश ने किया, गुजरात ने किया और उत्तर प्रदेश ने किया, जहां बीजेपी की सरकारें हैं। तो मैं पॉलिटिकल उसमें नहीं जा रहा, लेकिन बाहर के देश के लोगों को जो उद्योग लगाना चाहते हैं उनको हमेशा लगता है कि इंडिया में लेबर लॉ उनके खिलाफ जाते हैं जी, उनमें लचीलापन लाने की ज़रूरत है। और दूसरा, जैसे उसमें ओवर टाइम की बात है, उसके अंदर ये बात है कि कितने मजदूर ऐसे हों जिसमें आप अगर उनकी छटनी करें तो सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़े, उनकी संख्या बढ़ाने की बात है। यूनियन कितने परसेंट मजदूरों की सहमति हो तो यूनियन बने, और महिलाओं के कुछ अधिकारों की बात है। तो आज की तारीख में भी कोई मजदूर नहीं चाहता कि उसके और उसके मालिक के बीच में संबंध खराब हो। वो एक अच्छा सौहार्दपूर्ण संबंध चाहते हैं ताकि दोनों की रोजी रोटी चलती रहे। तो ऐसे में भारत के लिए बहुत सारे लोग विरोध करते हैं कि कानून में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं भी कुछ साल पहले तक विरोध करता रहा था। लेकिन मुझे, अब मैंने इतना स्टडी किया तो मुझे लगता है कि आज की ज़रूरतों को देखते हुए मजदूरों के हक में ही होगा कि अगर कुछ कानूनों को और ज़्यादा लचीला कर दिया जाए। एक फैक्ट्री वाला है, वो मान लीजिए 400 मजदूर हैं, वो फैक्ट्री बंद नहीं कर सकता, घाटा उठा रहा है जी। तो ऐसे में मजदूर भी कहाँ कुछ नहीं कर पा रहा, वो मालिक भी कुछ नहीं कर पा रहा। इससे अच्छा अगर उसको मौका मिलता है, अगर वो कोई नया धंधा शुरू करता है
और नया धंधा पनप जाता है, तो उन्हीं मजदूरों को जिनके आगे रोजी रोटी का संकट है, उनको वो खुद मजदूर अपने यहाँ मजदूर रख सकता है, और उससे मालिक और मजदूर का संबंध और ज्यादा अच्छा होगा। कोरोना काल में हमने देखा है, जो मजदूर नहीं छोड़ के अपने गांव गए, उनको जो फैक्ट्री मालिक हैं, उन्होंने घर बैठ के खाना भी खिलाया, आधी तनख्वाह या 3/4 तनख्वाह या जो भी है वो दी, और अब स्थितियां नॉर्मल हो रही हैं, मजदूर भी लौट के आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इसका विरोध स्वदेशी जागरण मंच और दूसरी लोग करते रहे हैं, और प्रधानमंत्री भी इन वर्गों को अब तक समझाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। ये लेबर कानून जितनी जल्दी लागू होंगे, ये बहुत जरूरी कानून है, उतना ज्यादा होगा, और ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की अगली पहल शायद इस तरफ होनी चाहिए। जी विजय जी, आत्मनिर्भर भारत अभियान में जो एमएसएमई सेक्टर है, उसमें 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एक बहुत बड़ा राहत देने का, एक बहुत बड़ा फ़ायदा देने की बात कही गई है। तो जो एमएसएमई सेक्टर है, जो देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा रोल भी निभाता है, तो किस तरह की संभावनाएं आपको नज़र आ रही हैं कि ये सेक्टर जो हमारी इकोनॉमी है, कोरोना की वजह से जो थम सी गई है, उसको बूस्ट करने में काम करेगा, और जो 11 करोड़ लोग हैं उनको रोजगार में भी सहायता मिलेगी? देखिए, शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमई की संख्या करीब 6-6.5 करोड़ है जी, और इसमें से 6.25 करोड़ के आसपास आपको जान के हैरानी होगी सूक्ष्म वाले हैं जी। इसमें सूक्ष्म है, लघु और मध्यम उद्योग है जी। तो सूक्ष्म उद्योग है, और इसमें भी 50% से ज्यादा गांव में है जी। तो इसमें 2-3 सुधार किए गए, 2-3 महत्वपूर्ण सुधार थे। एक, इनमें एमएसएमई में सूक्ष्म की, लघु की और मझोले की जो डेफिनेशन थी कि कितने करोड़ का कारोबार, कितने करोड़ का टर्नओवर होता है, वो बढ़ा दिया गया है। इससे एमएसएमई सेक्टर को भी थोड़ी राहत मिली है। होता ये था, मैं आसान शब्दों में कहूं कि सूक्ष्म वाले को सूक्ष्म ही अगर रहता है तो सब्सिडी मिलती है जी, उसका कारोबार का विस्तार हो रहा है, वो और मजदूर भी रखना चाहता है, अपने कारोबार को भी बढ़ाना चाहता है, लेकिन फिर उसको लगता है कि वो सूक्ष्म नहीं रहेगा, वो लघु में आ जाएगा, सब्सिडी कम हो जाएगी, तो वो अपने आप को सूक्ष्म ही रखता है जी। तो अब जब सूक्ष्म का भी दायरा बढ़ा दिया, तो उस पूंजी का वो अतिरिक्त इस्तेमाल अपने उद्योग के विस्तार में कर पाएगा। एक, दूसरा, 3 लाख करोड़ के आसपास, मैं अगर गलत नहीं हूं तो बैंकों से कहा गया कि वो कर्जा दें जी, जी। उसमें से हालांकि काम अभी कम हुआ है, करीब 80 करोड़ 90 करोड़ शायद सैंक्शन हुए हैं, जिसमें से 30-40-45 करोड़ रुपए ही लिए गए हैं, और बहुत से एमएसएमई वाले बैंकों से पैसा तो ले लिया है, लेकिन उसको अभी खर्च भी नहीं कर रहे हैं जी। वो थोड़ा शायद और कोरोना के और थमने का इंतजार, डिमांड एंड सप्लाई और ज्यादा सुधरे, इसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अपनी तरफ से एक पहल तो जरूर हुई है एमएसएमई सेक्टर को, खास तौर से जो डेफिनेशन चेंज की गई है, ये किसी सरकार ने पहले डेफिनेशन चेंज नहीं की। मनमोहन सिंह सरकार के सामने ये मुद्दा आता रहा, लेकिन इस सरकार ने वो डेफिनेशन चेंज करके बहुत अच्छा काम किया जी। विजय जी, अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने घोषणा की कि रक्षा क्षेत्र से जुड़े जो उपकरण हैं, उनके मामले में बड़े स्तर पर जो उत्पादन है वो देश में ही होगा। तो क्या आत्मनिर्भर भारत से इसे जोड़कर देखा जाना चाहिए? क्या आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ही ये पहल की गई है? और इसके बाद में क्या नए जो समीकरण हैं, क्या नए संभावनाएं नजर आती हैं आपको इस क्षेत्र में और इससे जुड़े अन्य क्षेत्र में भी? देखिए, रक्षा उपकरणों के मामले में भारत एक विचित्र देश है जी। मैं इसलिए कहूँगा, राफेल हम मंगा रहे हैं बाहर से, डसॉल्ट कंपनी से मंगा रहे हैं। डसॉल्ट कंपनी क्या है? फ्रांस की सरकारी कंपनी नहीं है, प्राइवेट निजी कंपनी है जी। और हमारे हम कहते हैं निजी कंपनी से सामान नहीं मंगाए, बनवाएंगे। भाई, आप बाहर की निजी कंपनी से जहाज मंगा सकते हैं और हिंदुस्तान की किसी निजी कंपनी से जहाज नहीं मंगाएंगे। तो ये एक बड़ा कंसेप्ट था जिससे हम रक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हैं। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ रक्षा के मामलों में खरीद 1986-87 में राजीव गांधी के समय हुई थी, फिर वो बोफोर्स वाला मामला आ गया था तो वहां भी अटक गया था। उसके बाद सबसे ज्यादा खरीद अब जाकर हुई है। बीच में तो ये कहा गया था कि भारत का अगर पाकिस्तान से युद्ध हो जाए तो 10 दिन से ज्यादा लड़ने के लिए हमारे पास गोला बारूद नहीं है, ये हालत थी। लेकिन अब जो भारत सरकार ने किया है, अगले 5 साल में ये योजना अमल में लाई जाएगी कि 100 से ज्यादा जो उपकरण है, सैन्य उपकरण, वो हिंदुस्तान में ही बनेंगे। कुछ पर बाहर से लाने पर पाबंदी इस साल के अंत में लग जाएगी, कुछ पर 2 साल बाद लगेगी, कुछ पर 5 साल के अंदर अंदर लगेगी, क्योंकि रक्षा उपकरण आप जानते हो कि ठेका जब देते हैं हम किसी को तो उसके आने में, उसकी टेस्टिंग होने में बहुत टाइम, 4-5 साल लग जाते हैं। तो उसका एक तो ये होगा। दूसरा, हिंदुस्तानी कंपनियों ही आपस में कंपीट करेंगी रक्षा उपकरण बनाने में। सरकार जब कोई टेंडर जारी करेगी, विदेशी कंपनी नहीं होगी इसमें। तो जब हिंदुस्तानी कंपनियां आपस में कंपीट करेंगी, तो
और ज्यादा वो बेहतर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। हमारे यहाँ HAL है, इतने सालों से HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड काम कर रहा है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन अब ऑडिट CAG की आप ऑडिट रिपोर्ट देख लीजिए, एक जहाज तक ढंग का अभी तक वो कर नहीं पाए, तेजस को छोड़कर। जी विजय जी, अभी हाल ही में जो चाइना के साथ भारत के जैसे संबंध रहे, जो कटु संबंध रहे, उसके बाद में जो भारत सरकार ने काफ़ी चाइनीज़ ऐप हैं उनको बैन किया है, और इसी मामले में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया है कि आप फेसबुक और ट्विटर जैसे ऐप बनाइए, मैं आपको फॉलो करूंगा। और इस कड़ी में जो आत्मनिर्भर भारत के तहत ऐप इनोवेशन चैलेंज भी प्रधानमंत्री ने एक कहा था, ऐप इनोवेशन चैलेंज 1 करोड़ का, जिसमें बात की गई थी राशि देने की। ये आत्मनिर्भर भारत को क्या एक कदम आगे ले जाते हैं? क्या आत्मनिर्भर भारत के तहत इससे युवाओं में कुछ संदेश जाएगा, कुछ उनको मोटिवेशन मिलेगा? देखिए, प्रतीकों की राजनीति भी बहुत होती है, तो ये एक प्रतीक की राजनीति है। प्रतीक की राजनीति के माध्यम से अपना जो उद्देश्य है वो अचीव करने की कोशिश हो रही है। और टिकटॉक पे हमने ऐप पे बैन किया, तो उससे चीन में वाकई में जो कंपनी चलाती थी उसको चोट लगी, आर्थिक चोट लगी। अमेरिका भी, ट्रंप भी यही कह रहे हैं कि हम भी बैन करेंगे, कुछ और देश भी बात कर रहे हैं बैन करने की, तो वहाँ तो वास्तव में चोट लगी है। चीनी सामान के बहिष्कार की बात है, अभी एक पत्रिका का सर्वे आया, एक नेशनल मैगजीन का, जिसमें कहा गया कि 90% लोग प्रधानमंत्री के साथ हैं चीनी सामान के बहिष्कार को लेकर। लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। एक ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका तत्कालिक आप बहिष्कार नहीं कर सकते। 65% से ज़्यादा दवाइयाँ चीन से आती हैं। पेंसिलिन, 80% पेंसिलिन चीन से आता है। दवाइयों का जो मूल तत्व होता है, घोल जो होता है, सॉल्ट होता है, हाँ साल्ट, वो चीन से आता है। और भारत अगर मंगाना बंद कर देगा तो भारत में किल्लत हो जाएगी ज़रूरी दवाइयों की, और इसके साथ साथ दाम बढ़ जाएंगे। तो ये फेज वाइज होगा। इसके लिए भारत सरकार ने कुछ 10,000 करोड़ की एक योजना भी शुरू की गई है कि इंडिया में जो दवा निर्माता हैं वो अपनी यहाँ दवा का उत्पादन और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। इसी तरह पावर सेक्टर में जो बड़े बड़े टरबाइन हैं वो हम चीन से मंगाते हैं। इसका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड समय पर डिलीवरी नहीं कर पाता, इस कारण भी हम चीन से ये बहुत सारा सामान मंगाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर का भी काफ़ी सामान चीन से आता है। तो ये ज़रूरी चीज़ें ऐसी हैं जो हम फेज वाइज ही इनके हमसे छुटकारा पाएंगे। बाकी गणेश जी की मूर्तियां हैं या अगरबत्तियां हैं या मोबाइल हैं या दूसरी चीज़ें हैं, इस पर आप रोक लगा के कितना कामयाब हो पाएंगे ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये प्रतीक, जो मैं कह रहा हूँ ना, प्रतीक की राजनीति, तो वो उसके तहत इसको लिया जाना चाहिए। जी विजय जी, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो बात प्रधानमंत्री जी द्वारा कही गई, उसके लिए क्या आपको लगता है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, कि महज आत्मनिर्भर भारत अभियान युवाओं को संदेश देने से या इससे सफल उनको मोटिवेशन ज़रूर मिलता है, लेकिन उसके लिए भारत सरकार को एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी जो है उसको थोड़ा और सजग करना पड़ेगा। इसके लिए आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आत्मनिर्भर भारत के लिए ज़रूरी है ही। सबसे जो कहते हैं कि आधार है। अमेरिका के लिए कहा जाता है कि जब हाईवे जब बनते हैं तो फिर तरक्की भी आती है। हमारे यहाँ हाईवे भी बने तो उसके बहाने भी कुछ तरक्की आई। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो बाहर के लोग भी उद्योग धंधे लगाएंगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ही देखते हैं। राजस्थान में बहुत साल पहले एक NRI सम्मेलन हुआ था जिसमें लक्ष्मी मित्तल वो इंग्लैंड से आए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप राजस्थान के हैं तो क्या कोई उद्योग लगाना पसंद करेंगे आप? तो उन्होंने कहा, साहब देखिए, साफ साफ उन्होंने कहा कि देखिए, स्कूल के लिए पैसा मांगोगे दे देंगे, अस्पताल के लिए पैसा मांगोगे हम दे देंगे, किसी दूसरी चीज़ के लिए पैसा मांगोगे हम दे देंगे, लेकिन उद्योग धंधे की बात जब यहाँ तक है, मेरे को जब इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, मुझे सड़क मिलेगी, मुझे पानी मिलेगा, मुझे बिजली मिलेगी, मुझे जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं कि एक आपको फैक्ट्री या कारखाना खोलना है, उसके लिए 30 से ज़्यादा NOC आपको लेनी पड़ती है अलग अलग विभागों से, वो नहीं मिले। तो मुझे कहता कि मुझे जब तक ये नहीं चाहिए मैं उद्योग नहीं खोलूंगा, मैं अस्पताल खोल दूंगा, मैं स्कूल खोल दूंगा। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभी प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की भी बात कही, 7,000 अलग अलग प्रोजेक्ट्स की भी बात कही। तो लेकिन ये थोड़ा वक्त लगता है, इसमें चीज़ें थोड़ा वक्त लेती हैं इसमें। जी विजय जी, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत FDI को ज़्यादा से ज़्यादा देश में लाने की बात कही जा रही है, और एक तरफ जो PSUs है उनमें जो विनिवेश किया जा रहा है लगातार, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? कहाँ तक आप इसको जायज़ मानते हैं?
देखिए, एफडीआई की जहाँ तक बात है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जी, वो प्रधानमंत्री ने खुद ही लाल किले से कहा कि अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, 18% की वृद्धि हुई है, ये उनके शब्द थे। लेकिन इसके साथ साथ हम पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनमें डिसइन्वेस्टमेंट की भी बात कर रहे हैं, विनिवेश की भी बात कर रहे हैं, कुछ कंपनियों को बेचने की बात। एयर इंडिया हमारा बिक नहीं रहा, कितने सालों से हम कोशिश कर रहे हैं, बीपीसीएल की बात है, बीएसएनएल की हालत ख़राब है। ऐसी बहुत सी पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो घाटे में चल रही हैं, जिनको हमने बंद भी किया है जी। और बाहर से उद्योग धंधों को भी के मालिकों को भी हम बुला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है एक आम आदमी को ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है आत्मनिर्भर भारत से, लेकिन मुझे लगता है ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, ये सप्लीमेंट करता है कि ये सारी चीज़ें होंगी तभी भारत असल में आत्मनिर्भर मेरे हिसाब से बन सकेगा। जी विजय जी, आत्मनिर्भर भारत कहाँ तक आपको लगता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेगा या शहरी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेगा? बिल्कुल सीधा सा सवाल है आपके लिए। देखिए, अभी मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि कोरोना काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने थोड़ा जोर लगाया था। एफएमसीजी की भी चीज़ें हैं, जो साबुन तेल है वो शहरों में बिकना कम हो गया था, गांव में फिर भी बिका वो जी। ये छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इससे पता लगता है कि असल में जो अर्थव्यवस्था है वो किस दिशा में जा रही है। तो ग्रामीण इलाके में पैसा लगाना, जैसे फिशरीज़ के क्षेत्र में है, जैसे पशुपालन के क्षेत्र में है, जैसे एपीएमसी एक्ट अभी ख़त्म किया गया है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी ख़त्म की गई, बाज़ार से मुक्त किया गया किसानों को। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे यहाँ 12-13 करोड़ किसान हैं। अगर एक के परिवार में 4 सदस्य भी हैं तो 50 करोड़ लोग उसमें शामिल हो जाते हैं जी। आप जैसे ये आपके हाथ में पेन है, पेन जो कंपनी बनाती है वो दाम तय करती है कि ये 6 रुपये का होगा, 7 रुपये का होगा जी। आपने शर्ट पहन रखी है, जो कंपनी बनाती है वो तय करती है कि 800 रुपये की होगी, 1200 की होगी, 2000 की होगी। आपने ये जो जैकेट पहन रखा है वो कंपनी तय करती है कि कितना होगा। लेकिन हमारे यहाँ किसान ऐसी चीज़ है जो खुद उत्पादन करता है, वो तय नहीं करता कि वो अपना टमाटर किस दाम पे बेचेगा, अपनी भिंडी किस दाम पे बेचेगा। मैं अनाज की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जिन्स का एमएसपी पर सरकार खरीद कर लेती है। तो ये जो बिचौलिए हैं, आड़तिये हैं जी, इन बिचौलियों से मुक्ति दिलाने के लिए भी एपीएमसी एक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट को खत्म किया गया है। लेकिन ये एक बड़ा अच्छा कदम है, लेकिन किसानों को थोड़ा और संबल देना पड़ेगा ताकि वो बिचौलियों की जद से, उनके चंगुल से आज़ाद हो सकें। मुझे लगता है कि इस दिशा में अब अगला कदम राज्य सरकारों को उठाना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने जो कदम उठाना था वो उठा चुकी जी। विजय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आत्मनिर्भर भारत से जो एक गंभीर विषय है उस पर आपने चर्चा की, हमारे दर्शकों के साथ अपने विचार साझा किए, अपना अनुभव साझा किया, और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे मन में जो विचार थे इस योजना को लेकर, उनके बारे में आपने जो सकारात्मक बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।